दोपहर के समय तेज गर्मी में कुछ लोग अपने घर में सो रहे थे तो कुछ खेत में काम कर रहे थे। इतने में ही आसमान से एक हेलीकॉप्टर की तेज धड़ 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 आवाज गूंजने लगती है। हेलीकॉप्टर के आने से आसपास की चीजें कांप रही थी तो कुछ सूखे कपड़े उड़ गए थे जैसे कि आंधी आ रही हो। अरे हमारे गांव में हेलीकॉप्टर कैसे आ सकता है? अरे कहीं कोई मंत्री तो नहीं आ रहा है? अरे मंत्री का कैसे हो सकता है, ये तो किसी गरीब के घर के आगे मंडरा रहा है। सब लोग काफी हैरान थे। इतने में वो हेलीकॉप्टर एक गरीब घर के सामने वाले खाली खेत में नीचे आता है और उसमें से 2 बॉडीगार्ड जिनके हाथ में सामान थे और 2 बॉडीगार्ड छाता लिए उतरते हैं। फिर उसमें से लड़का उतरता है जो छाते की छांव में होता है और तभी अंबिका बाहर आती है। आप यहाँ? अरे ये इसे कैसे जानती है? गांव के सभी लोग हैरान थे कि आखिर हेलीकॉप्टर में बैठकर आने वाला शख्स एक गरीब झोपड़ी के आगे क्यों रुका और अंबिका उसे देखकर हैरान क्यों हो गई थी। क्या दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते थे? आइए ये जानने के लिए कहानी में कुछ समय पीछे चलते हैं, जहां चिलचिलाती धूप में गांव की सूखी पगडंडी से टूटी चप्पल पहने अंबिका सिर पर पानी का घड़ा रखकर घर लौट रही थी। पसीने से चेहरा लाल था। हाय राम, कितनी गर्मी है, मेरे तो पैर जलने को आए हैं इस टूटी चप्पल में भी। क्या अंबिका दीदी तुम्हारी मटकी फोड़ दूं? अगर ऐसा नहीं चाहती हो तो चुपचाप से जल्दी बाहर आ जाओ, खेलने का टाइम हो गया है। अरे घर पर मटकी तो रख कर आने दे। आती हूँ, गर्मी में पानी से मजाक मत करो, वैसे ही बड़ी मुश्किल से पानी लाई हूँ। अंबिका घर के अंदर पानी का मटका रखती है, तब उसकी माँ खाना बनाकर उसे देती है। हे भगवान, बहुत तेज गर्मी हो रही है, मैंने थाली लगाती है, खाना खा ले। नहीं माँ, अभी नहीं, मुझे 10-15 मिनट लगेंगे, रुको। अरे 10-15 मिनट क्यों लगेंगे? पहले 2 रोटी खा ले, सुबह से धूप में पिस रही है। माँ अभी नहीं, पहले पिट्ठू जीतना है। आज मुन्ना की टीम की नाक में दम करना है, वरना मुझे चिढ़ाता रहेगा। दीदी मैं भी चल रही हूँ। अंबिका अपनी छोटी बहन और मोहल्ले के बच्चों के साथ बाहर भागती है। 7 पत्थरों का पिट्ठू सजता है। गर्मी इतनी की जमीन तवी जैसी, लेकिन बच्चों का जोश आसमान पर था। अंबिका आज हार गई ना तो कल मेरी बकरी चरानी पड़ेगी, पूरे गांव वालों को बता दूंगा। अभी तो मैंने खेल शुरू किया है, तेरी तो दाल ही नहीं गलेगी। कौन सी बकरी, कैसे बकरी चराना? दीदी आज तो हरा ही दो इस बिंदु को। मोनिका, राजू, तुम भी देखते रहना कौन चीटिंग कर रहा है। अंबिका जोर से गेंद मारती है। पिट्ठू गिरता है, लेकिन गेंद सीधे पास खड़े हलवाई की लस्सी पर जा लगती है, जिससे लस्सी का जग हलवाई वाले के चेहरे पर छलक जाता है और उसे देखकर आसपास के गांव वाले और बच्चे तेज तेज हंसने लगते हैं। हवाई अंकल, आप तो लस्सी से गोरे हो गए हो। हाँ, धूप में काले जो हो गए थे। अरे बताऊं अभी, बदमाश कहीं के। अंकल आप रात को भूत बनकर मत डराना, आपकी शक्ल ऐसी हो गई है। ये बच्चा भी ना बहुत शरारती है। अरे ओ चंचल टोली, मेरी लस्सी का कबाड़ा कर दिया, अब मेरे नुकसान को कौन पूरा करेगा? काका गुस्सा थूक दीजिए, गर्मी में लस्सी गई तो क्या, मैं आपके लिए ग्राहकों की लाइन लगा दूंगी। आसपास के लोग हंस पड़ते हैं। इतनी तेज गर्मी में भी अंबिका अपने घर से जोकर वाली ड्रेस पहनकर आ जाती है और लस्सी का गिलास लेकर नाचने लगती है। आओ सभी लोग आओ, गर्मियों में ठंडी ठंडी लस्सी पियो। 40 के ग्लास पर छोटा लस्सी का ग्लास फ्री पाओ। आओ। अंबिका जोकर के भेष में सबको हंसाकर हलवाई वाले की सारी लस्सी खत्म करवा देती है। वाह बेटिया, तू हमेशा की तरह अपनी समझदारी दिखाती है। अरे तूने मेरी सारी लस्सी खत्म करवा दी। पहले मेरी तरफ से एक लस्सी तेरे लिए और ये दूसरी लस्सी का गिलास तेरे घर वालों के लिए। अरे नहीं काका, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने तो दिल से ये सब किया। मुझे सब पता है, अब इनकार मत कर। चल तू भी अपनी गर्मी भगा, ठंडी ठंडी लस्सी पीकर। शुक्रिया काका। तब अंबिका और उसकी बहन एक एक लस्सी का गिलास पकड़कर घर के अंदर जाते हैं। तब आसपास की पड़ोसन बात करती हैं। बताओ, ये लड़की अपने आसपास के लोगों को कितना हंसाती है, कितना खुश रखती है। बच्चों के साथ बच्ची बन जाती है, बड़ों के साथ समझदारी दिखाती है, लेकिन इसकी मुस्कुराहट के पीछे का दर्द कोई नहीं जानता। घर में सबके लिए कितना कुछ करने की कोशिश करती है। ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा अंजना, ये लड़की जितनी चुलबुली है उतनी ही बहादुर भी है। घर के अंदर जाती हैं, तभी पिता रिक्शा चलाकर घर के बाहर छांव में खड़ा करता है और अपने बच्चों के साथ खाना खाता है। दीदी देखो, मैंने 4 जगह से कर दी आधी ग्लास, ठीक है ना? हाँ ठीक है, लेकिन एक ग्लास तू पापा को दे दे, मुझे नहीं पीनी, पापा बाहर से आए हैं। अरे घर में लस्सी कहाँ से आ गई? ये आपकी बड़ी लड़की है ना, आप तो जानते ही हैं इसको। बस हलवाई वाले ने इसे इसके कर्तव्य के इनाम में लस्सी दे दी।
अपने हक की चीज और कितना बांटेगी। अपने सपने भी तो हमारे लिए अधूरे छोड़ दिए, कम से कम लस्सी तो पी ले। और क्या, हमें तुझ पर बहुत गर्व महसूस होता है कि तू हमारी बच्ची है। बस बस मम्मी पापा, मुझे बातों से नहीं खाने से पेट भरना है, चलिए शुरू कीजिए। अब सभी लोग सूखी दाल रोटी के साथ लस्सी का मजा लेते हैं। इतने में तेज हवा से खिड़की से पर्दा हट जाता है और धूप अंदर आने लगती है। हे भगवान, एक तो वैसे इतनी गर्मी हो रही है, खाना खाने का मन भी नहीं कर रहा है, ऊपर से ये पर्दा और ये गया धूप अंदर आने लग गई। पापा ये देखो ना, पंखा कैसे खटर खटर चल रहा है, आवाज भी करता है, हवा भी नहीं देता। घर में कूलर कब आएगा? बेटा अभी तो आने से रहा, लेकिन कोशिश जरूर करूंगा कि कूलर आ जाए। अब पहले जैसा जमाना नहीं रहा कि कूलर 2-3 हजार रुपए में आए। अब 10-15 हजार के कूलर आते हैं। और जब हम छोटे थे तो इतने में तो तब एसी लगा करती थी दूसरों के घर में, लेकिन आज एसी भी 60-70 हजार रुपए से कम का नहीं लगता। बाप रे, इतनी महंगाई बढ़ गई है। हाँ बेटा, बहुत। पहले सब कुछ इतना सस्ता था कि 1 रुपए 2 रुपए में 1 किलो 2 किलो आटा था, 1 रुपए की गोलगप्पे खाते थे। अब गया वो जमाना, कमल है तो सब मुमकिन है। क्या बात मम्मी? कुछ नहीं बेटा, वो मैं बिना टाइम मशीन के पुराने जमाने में पहुंच गई थी, जिससे आज का कोई ताल्लुक नहीं है। तब खाना खाने के बाद बनवारी रिक्शा लेकर कड़ी धूप में निकल पड़ता है, जहां 20 रुपए में लोगों को बिठाते हैं और उनकी मंजिल तक पहुंचाना है। अंबिका भी अपने मालकिन ऋचा के घर पर काम करती है और झाड़ू पोछा करके शाम की चाय बनाकर घर वापस लौटती है। इतने में सुरीली सिलाई का कपड़ा लेकर पहुंच जाती है। अरे अंबिका बेटी, मेरी ये साड़ी अब मैं नहीं पहन पाती, तुम इसका कुछ अच्छा सा सूट बना दो मेरी बेटी और मेरा, और अच्छे से मोती और लटकन लगा देना, और जो आजकल शीशे वाले बॉर्डर चल रहे हैं वो भी। ठीक है आंटी, मैं कर तो दूंगी, लेकिन अभी मेरे पास पैसे नहीं है ये सब खरीदने के। अगर आप एडवांस 50 रुपए दे देती तो मैं बाजार से खरीद कर ले आती। बेटा मैं तुम्हारे घर की परेशानी अच्छे से समझती हूँ, तुम 50 नहीं 100 ले लो, वैसे भी तुम्हें बाद में सूट के 400 तो दे नहीं है, ये लो खरीद लेना। और हाँ, मेरा और मेरी बेटी का पुराना नाप तुम्हारी डायरी में लिखा हुआ है तो देख लेना। ठीक है आंटी जी। पड़ोसन सुरीली चली जाती है। अच्छा हुआ बाजार से सामान लाने पर 50 रुपए बचेंगे। अब इससे मैं दाल चावल खरीद लूंगी ताकि घर में कल हम सब खिचड़ी खाएं, वैसे भी गर्मी है। हाँ ये तूने बिल्कुल ठीक कहा। दीदी आपको पता है ना, इस बार मेरी 12वीं की परीक्षा हो जाएगी तो मुझे कोर्स करना है और उसके पैसे भी जमा करने हैं। मैं टीचर बनना चाहती हूँ दीदी, उसकी फीस। तू चिंता मत कर, मैं किसी न किसी तरीके से 1 लाख रुपए की फीस जमा कर दूंगी और फिर तेरी स्कॉलरशिप आ जाएगी। उसके बाद तो अच्छे से अपनी टीचर बनने की तैयारी करना। मेरी बच्ची, तूने हम सबके सपने पूरे करने के लिए, हमें देखने के लिए अपने सपनों को कुर्बान कर दिया। क्यों? अरे माँ, क्या आप भी वही सब बातें लेकर बैठ जाती हैं? मैं सिलाई कर लेती हूँ, उसके बाद शाम को बाजार भी जाना है। तब अंबिका कटिंग करके कपड़े सिलने लगती है। गर्मी में कपड़े सिलते सिलते उसके चेहरे पर भी पसीना आ जाता है। दीदी मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ, तुम्हें 2 घंटा हो गया ऐसे बैठे बैठे, कमर दर्द हो जाएगी। तू मेरी फिक्र मत कर, अपनी पढ़ाई पूरी कर, मैं अपना कर लूंगी, होने ही वाला है। तब प्रिया अपनी बहन की बात सुनकर वापस पढ़ाई करने लगती है और अंबिका अपना सिलाई का काम पूरा करती है। यह है अंबिका जिसने अपने परिवार को चलाने के लिए अपने टीचर बनने के सपने को कुर्बान कर दिया। कुछ समय पहले घर में पैसे नहीं थे। अंबिका की 12वीं कक्षा पास हो चुकी थी, लेकिन घर में हालात इतने मजबूर थे, माँ बीमार, बहन छोटी, पिता पर ठीक से कोई काम नहीं था, जिसके चलते अंबिका दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करने लग गई। और इसके बाद वो घर जाकर थोड़ी बहुत सिलाई करती है और उसमें से भी टाइम बच जाता था तो 2 घंटा शाम को 8 बजे तक बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती थी। दीदी मुझे ये वाली मात्रा नहीं आ रही है, कैसे याद करूं? बहुत आसान है राजू, जैसी मात्रा है वैसे ही शब्द से आवाज भी निकलती है, जैसे कि अनार। अनर तो नहीं है तो आ की मात्रा पर जोर दो बोलने पर। यही सब करके वो थोड़े थोड़े पैसों से अपने पिता को एक रिक्शा दिला देती है और घर का खर्चा चलाती है। उसके पिता उसके बाद रिक्शा चलाने लग जाता है और वो अपना काम करती है। बहन की पढ़ाई और घर के राशन का खर्चा उठाती है। खैर, सिलाई करने के बाद वो शाम को बाजार जाकर सिलाई से जुड़े कुछ जरूरी सामान लेकर वापस आ जाती है और फिर आकर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है। दिन ऐसे ही गर्मी में बीत रहे थे, जहां 2 वक्त की रोटी मुश्किल से खाई जाती थी। सुबह 8 बजे अंबिका मालकिन के घर काम करने चली जाती है और उसके पेड़ पौधों में पानी देती है। अरे तुम्हारा ये काम तो हो गया है, तो कुछ स्ट्रॉबेरी शेक और सैंडविच बना दो। आज मुझे लाइट ब्रेकफास्ट करना है और उसके बाद मुझे मेरा पूरा रूम क्लीन चाहिए। जी दीदी, करती हूँ।
तब अंबिका वहां से रसोई में जाकर स्ट्रॉबेरी धोकर स्ट्रॉबेरी शेक बनाती है और फिर सलोनी और उसके हस्बैंड का टोफू सैंडविच ब्रेकफास्ट तैयार करके डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। कुछ भी बोलो, तुम खाना पीना बहुत अच्छा बनाती हो, यहाँ पर आकर सीख गई हो नई नई चीजें। ये तो है मालकिन। अब वो मैं कह रही थी कि फ्रिज में नींबू, हरी मिर्च और टमाटर खत्म हो गए और मैंगो भी नहीं है। रात को रोज आप डिनर में मैंगो खाते हो ना? अरे हाँ, मुझे तो याद ही नहीं था। और सुनो, पालक पनीर बनाना बहुत टाइम हो गया है। ये लो पैसे और बाजार से जाकर सामान ले आओ। जो पैसे बचेंगे उसके फ्रूट्स खरीद कर तुम अपने घर ले जाना, गर्मी बहुत है। शुक्रिया मालकिन। वो मैं बोल रही थी, इतनी धूप हो रही है, छाता मिल जाता तो। तुमसे जितना प्यार से बात कर लो तो उतना ही सर पर चढ़ती हो। छाता वाता नहीं है, बिना छाते के चली जाओ, गल नहीं जाओगी धूप में। यहाँ से जब अंबिका कड़ी धूप में बाजार के लिए निकल जाती है तो धरती भी ऐसी गर्म होती है जैसे कि आग उगल रही हो। ये तो शुक्र है मैंने अपनी चुन्नी सर पर रख ली, वरना इस धूप में किसी की भी तंदूरी चिकन बन जाए। उफ, ये गर्मी। अंबिका नींबू खरीदने के लिए रोड क्रॉस करने वाली होती है। इतने में उस रोड पर एक गाड़ी से बच्चा भागते हुए फेरी वाले के पास निकल जाता है और सामने से ट्रक भी आता है। तभी मौके पर अंबिका उस बच्चे को बचा लेती है और खुद की कोहनी पर चोट लगा लेती है। अरे बच्चे, तुम ठीक तो हो? तुम्हें ऐसे निकलकर नहीं भागना चाहिए। अरे आंटी, मैं ठीक हूँ, लेकिन आपको चोट लग गई। वो आंटी, मेरा मतलब सॉरी, ये बच्चा आपको आंटी बोल रहा है। टिंकू दीदी बोल। वैसे माफ कीजिएगा अगर मेरे मुंह से कुछ गलत निकल जाए और आपको, लेकिन गरीब लोग कभी भी अमीर लोगों की पसंद नहीं करते, वो चिढ़ते हैं। तो हमारी आपने मदद क्यों की? आपकी बात सच में ही बहुत अजीब है। जरूरी नहीं है कि हर गरीब अमीर लोगों से चिढ़ते हो। इंसानियत नाम की भी चीज होती है, बस इसीलिए मैंने बच्चे को बचाया। और मेरे लिए अमीर गरीब कुछ मैटर नहीं करता। इतना कहकर अंबिका चली जाती है। उसका झुमका गिर जाता है। उसे उठाने के चक्कर में ऋषभ को अंबिका कहीं नजर नहीं आती। ओहो, मैंने तो उन्हें ठीक से थैंक्स भी नहीं बोला इसके लिए, और उनके हाथ में चोट भी लग गई थी। न जाने कहाँ चली गई, पर उनकी ये निशानी मेरे पास रह गई। शायद दोबारा मुलाकात हुई तो वापस लौटा दूंगा। क्या मामू, आप भी ना उन्हें आंटी को ढूंढ रहे हो? अरे चुप कर, तू आजकल बहुत बदमाशी कर रहा है। क्या जरूरत थी इस तरह से रोड पर भागने की? तुझे चोट नहीं लगी, लेकिन उनको तो चोट लग गई ना। तब दोनों गाड़ी में बैठकर वापस घर चले जाते हैं, जहां ऋषभ गोद से टिंकू को उतारकर सोफे पर बैठ जाता है। इतने में टिंकू टेबल पर कूदने लगता है। सच में ये लड़का बहुत बिगड़ गया है, ऊधम मचाने लगा है बहुत। क्यों बेटा, ऐसा क्या कर दिया हमारे टिंकू ने? मैं बताऊंगा दादी, मैं बताऊंगा। मम्मी, आपको पता है आज एक दीदी ने मुझे सुपरमैन बनकर बचाया। उनके तो चोट भी लग गई और मामू ने थैंक यू भी नहीं बोला। क्या? शुक्र है तू बच गया। लेकिन ऋषभ, तू क्या कर रहा था वहाँ पर? इसका ख्याल नहीं रख सकता था? अरे दीदी, मैं वही तो बता रहा हूँ, ये बहुत शैतानी करने लग गया है। कार खोलकर सड़क पर भाग गया। वो तो अच्छा हुआ उस लड़की का, वो भली लड़की, उसने बचा लिया। मैं उसको जब तक शुक्रिया अदा करता वो चली गई। अरे भैया, कौन लड़की थी वो? कैसी थी? बता तो करते ताकि हम उसका शुक्रिया अदा करते। क्या बताऊं कैसी थी? वो एकदम शांत स्वभाव की, किसी का एहसान न लेने वाली, सूझबूझ की सुलझी लड़की लगी एकदम। ओह भैया, तो 2 मिनट में आप इतना भी समझ गए उसको? कहीं आपको पसंद तो नहीं आ गई? अरे चुप कर तू, कुछ भी मत बोल। अरे जरूर कोई गरीब घर की होगी। भाई, तूने मेरे बच्चे की जान बचाने के लिए उसके हाथों में पैसे की गड्डी तो नहीं थमा दी ना? अरे क्या दीदी, आप भी कैसी बातें कर रही हो? उसने थैंक यू शब्द नहीं सुना। पैसे तो बहुत दूर की बात है। कुछ ज्यादा ही अच्छा नेचर लगा मुझे तो। भले ही गरीब हो, पर पैसों की लालची तो नहीं लगी। अरे तू इन गरीब लोगों की शक्ल पर मत जाया कर, देखने में मासूम होते नहीं है। अरे ओके, शांत हो जाओ बच्चों। मैं तो ये सोच रहा हूँ, अभी इस घर में इस 150 करोड़ के घर की बहू लाने का समय आ गया है। मनोरमा रिश्ता देखना शुरू करो इसके लिए। हाय दैया, इसके लिए रिश्ता देखना शुरू तो कर दिया था मैंने। देखा नहीं आपने कितनी लालची लड़की हाथ लगी थी? वो तो अच्छा हुआ हमने हमारा बेटा और 150 करोड़ का घर दोनों बचा लिया उसकी सच्चाई सुनकर। हाँ माँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अमीर लोग भी लालची ही होते हैं। हाँ बेटा, इसीलिए तेरे भाई के लिए तो एक ऐसी लड़की ढूंढूंगी जो लालच के शब्द से भी कोसों दूर हो और सर्वगुण संपन्न भी हो। अरे आप लोग तो बात करो, मैं थक गया हूँ। मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में। तभी ऋषभ अपने कमरे में जाकर पॉकेट से उसके झुमके को निकाल कर देखता रहता है। जब से उस लड़की को देखा है उसके बारे में ही सोच रहा हूँ। बस किसी तरह भगवान उससे मिला दो, उसके झुमके के बहाने ही सही। ऋषभ उस झुमके को अपने पास उठाकर रख लेता है। अगले दिन ऑफिस जाने से पहले वो किसी इन्वेस्टर के घर जाता है। मिस्टर ऋषभ, मेरे हस्बैंड ने बताया फाइल लेने आ रहे। ये रही आपकी फाइल, आप प्लीज 2 मिनट बैठ जाइए, बाहर गर्मी बहुत है। अंबिका,
अंबिका जल्दी से शरबत लेकर आओ। आई दीदी। आवाज लगाने के बाद अंबिका फटाफट शरबत बनाती है। तब सामने ऋषभ को देखकर और ऋषभ उसे देखकर चौंक जाते हैं। ये लीजिए साहब। ये तो वही हैं कल वाले। खड़ी क्या हो, अब जाकर लंच तैयार करो, लेकिन उससे पहले बाहर के पौधों में पानी डालो। सुबह से तुम ये नहीं कर पाई। जी दीदी। अरे ये तो वही लड़की है कल वाली, मिसेस अग्रवाल के यहाँ काम करती है। कैसे पूछूं उन्हें पता न चले। वो मिसेस अग्रवाल में ये कह रहा था कि ये आपके यहाँ काम करती है, ठीक से करती है? हाँ ठीक से करती है तभी कर रही है, वरना मैं आड़े टेढ़े लोगों को रखती कहाँ हूँ। करीब घर की है तो मैं भी इसके बारे में 2 बार सोच लेती हूँ। पर आप क्यों पूछ रहे हैं? वो बस ऐसे ही, मेरे घर में भी तो मेड है ना, आपको पता है, तो पूछ रहा था ये लोग ठीक से काम करते हैं या नहीं। अच्छा मैं चलता हूँ। ऋषभ बाहर निकलता है तो अंबिका को पौधों में पानी डालते हुए देखता है। तब सॉरी, कल मैं आपको थैंक यू नहीं बोल पाया। आपने मेरे भांजे की जान बचाई और आपकी है ये अमानत मेरे पास रह गई थी, वो मैं आपको देना चाहता था और आपसे कुछ कहना भी है। देखिए जो बोलना है जल्दी बोल दीजिए। अगर मालकिन ने मुझे आपसे बात करते हुए देख लिया तो मेरी नौकरी खतरे में आ जाएगी। वो मैं आपको पसंद करने लगा हूँ, क्या आपसे मिल सकता हूँ? आपका नंबर वगैरह मिल जाता तो। देखिए मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ और मेरी अमानत मुझे देनी है तो दे दीजिए, वरना कोई बात नहीं। अरे आप तो गुस्सा हो रही हैं। खैर ये लीजिए, मैं चलता हूँ। अंबिका से ज्यादा बात नहीं हो पाती। ऋषभ को बुरा लगता है और वो वापस ऑफिस चला जाता है। दिन गुजरते हैं। एक तरफ अंबिका अपना घर संभालती है, घर पर खाना पकाना, माँ का ख्याल रखना, सिलाई करना, बच्चों को पढ़ाना इत्यादि। वहीं ऋषभ भी उसके ख्यालों से बाहर नहीं आ पाता और उसके खोए खोए रहने से मनोरमा उससे बात पूछ लेती है। तब ऋषभ सब कुछ बता देता है। ठीक है, मैं उस लड़की के बारे में पता करवाती हूँ, लेकिन तेरे लव एट फर्स्ट साइट के चक्कर में मैं कोई ऐसी वैसी बहू तो नहीं ला सकती इस 150 करोड़ के घर में। अगर अच्छी हुई तो हम बात करेंगे, और जो पिछली बार हुआ था वो इस बार ना हो, इसीलिए उसका इम्तिहान लेना भी जरूरी है। मेरा दिल कहता है माँ, वो आपके लिए इम्तिहान में जरूर पास होगी। मनोरमा घर के बॉडीगार्ड को मिस्टर अग्रवाल के घर भेजती है और अंबिका नाम की लड़की के बारे में पता करवाने को कहती है। तब बॉडीगार्ड मामूली कपड़े पहनकर उसके घर, काम और परिवार के बारे में पता कर लेते हैं। जब ये इन्फॉर्मेशन ऋषभ को मिल जाती है तो, सुनो, मैंने तुम्हें जैसा बोला है बिल्कुल वैसा ही करना और इन कपड़ों में मत होना। यस सर। बॉडीगार्ड मामूली सूट पहनकर लग्जरी गाड़ी में बैठकर लड़की के घर के बाहर आता है, जहां गाड़ी से पैसों का बैग खुलकर बाहर गिर जाता है और इधर उधर 1000-500 के नोट उड़ने लगते हैं। आसपास के लोग ये देखकर पैसे उठाने लगते हैं। शोर सुनकर सिलाई करती हुई अंबिका भी बाहर आ जाती है। अरे भाई आज तो सच में पैसों की बारिश देख ली। अरे पैसे उठाओ पैसे। अरे हाँ, जितना मर्जी उतने पैसे उठाओ, लूटो सब। इतने में अंबिका भी उन पैसों को उठाकर दुपट्टे में रखने लगती है। दूसरी तरफ बॉडीगार्ड हिडन कैमरे से यहाँ की सारी झलक दिखा रहा था, जिससे मनोरमा, बेटा ये लड़की तेरे लिए ठीक नहीं, आखिर अपने मतलब के लिए इसमें भी पैसे उठा ही लिए। नहीं माँ, वो ऐसी नहीं है, आपके बेटे की नजर धोखा नहीं खा सकती। तभी अंबिका सबको रोककर, रुको, मेहनत की कमाई पर हाथ मत लगाओ, जो तुम्हारा नहीं है उसे मत लो, यहाँ पर इकट्ठा करो और जिनका है उन्हें दे दो। मुरारी काका आप भी। अरे बेटा कोई नहीं देख रहा, तू भी ले ले, अमीर लोगों के पास बहुत पैसा होता है। मुरारी काका मैं गरीब हूँ, बेईमान नहीं। अंबिका वो सारे पैसे इकट्ठे करके गाड़ी वाले बॉडीगार्ड को पैसे और बैग सौंप देती है। तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो, चाहे तो इसमें से कुछ पैसे ले सकते हो। आखिर तुम्हारी भी जरूरतें होंगी, घर में दवाई, खर्चा, पानी या फिर और कुछ। मेरे घर की जरूरतें मैं खुद पूरी कर सकती हूँ। गलत रास्ते की दौलत 2 दिन चमकती है, फिर पूरी जिंदगी आंखें झुकाती है। आप जा सकते हैं। ये सुनकर बॉडीगार्ड वहां से गाड़ी निकाल कर चला जाता है और ऋषभ खुश होकर, मैं जानता था माँ मेरा प्यार सच्चा है, जिस लड़की की नीयत इतनी साफ हो वही मेरे घर की पहचान बन सकती है। बिल्कुल ठीक कहा, अब मैं जरा भी देर नहीं लगाऊंगी अपनी बहू को घर में लाने के लिए। मनोरमा घर में ऋषभ के रिश्ता ले जाने की बात का ऐलान कर देती है। 2 दिन बाद बलराम, मनोरमा, ऋषभ, पीयूष हेलीकॉप्टर में बैठकर अंबिका के घर की तरफ आते हैं। हेलीकॉप्टर के आने से आसपास की चीज उड़ने लगती हैं, मानो कि जैसे आंधी आई हो। और जब उसमें से सभी लोग बाहर निकलते हैं तो अंबिका ऋषभ को देखकर चौंक जाती है और गांव वाले बातें करते हैं। आप यहाँ? अरे ये तो 150 करोड़ वाले घर के मालिक हैं, ये हेलीकॉप्टर से आए हैं। बताओ इस गरीब अंबिका के लिए आखिर क्यों? नमस्ते, दरअसल हम आपसे बात करना चाहते हैं, क्या घर में आने की इजाजत है? जी आइए आइए। कुछ देर बाद लड़का लड़की वाले आमने सामने बैठे होते हैं। अंबिका पानी पूछती है। जी देखिए, हम सीधे सीधे बात करना चाहते हैं।
आपकी बेटी को हम पसंद करते हैं, अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं, इसीलिए रिश्ता लेकर आए हैं। ये मेरा बेटा ऋषभ। नमस्ते अंकल जी, नमस्ते आंटी जी। अरे भाई देखिए, मैं मामूली सा घर में रहने वाला, रिक्शा चलाने वाला आम इंसान हूँ। भला आप मेरी गरीब बेटी की शादी अपने घर में क्यों करना चाहते हैं? सुना है आप बहुत अमीर हैं, आपके बेटे को तो कोई भी मिल सकती है, और मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। अरे अरे समधी जी, ऐसा मत कहिए। आपके पास एक ऐसी हीरे जैसी बेटी है जो सिर्फ आप ही हमें दे सकते हैं। हमें और आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। हमारे बेटे को कोई भी मिल जाएगी, लेकिन आपकी बच्ची जैसी नहीं। हमने आपके बारे में पता किया है और फिर आपकी बच्ची ने हमारी नाती की जान बचाई थी, इसीलिए हम आपकी बिटिया चाहते हैं। कुछ ही देर में लड़का लड़की वाले आपस में बात करते हैं और फिर बनवारी अपनी बेटी के लिए हाँ कर देता है। उसके बाद मनोरमा अपनी बहू को शगुन में शादी का लहंगा, 16 श्रृंगार के सामान, मिठाई इत्यादि दे देते हैं। माँ, दीदी चली जाएगी तो इस घर को कौन संभालेगा? चुप कर अभी। मुझे इसका भी इंतजार करना होगा। फिर वो सब लोग वापस हेलीकॉप्टर में बैठकर अपने घर आ जाते हैं, जहां पिंकी नाराज होती है। माँ, मेरे भाई की शादी उस 2 कौड़ी की गरीब लड़की से तय करके आ गए और मुझे भी नहीं लेकर गए। दीदी प्लीज, वो मेरी वाइफ बनने वाली है, मैं उसके बारे में कुछ नहीं सुनूंगा। वैसे भी आपको वहां बहुत गर्मी लगती है। कुछ दिनों में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। 150 करोड़ का शानदार घर लाइट और फूलों से सजा हुआ था, पर फिर 2 हफ्ते बाद ऋषभ की शादी धूमधाम से अंबिका से हो जाती है। विदाई के समय माता पिता से गले लगने के बाद अंबिका हेलीकॉप्टर में बैठ जाती है। उसे पहली बार बहुत अच्छा महसूस होता है और वो उसी में बैठकर अपने ससुराल आती है, जहां ऊपर से 150 करोड़ का घर किसी सोने के महल जैसा चमक रहा था। बाहर संगमरमर के फव्वारा लगे थे, आसपास लग्जरी 10-12 गाड़ियां खड़ी थी, चांदी की बालकनी बनी हुई थी। बाप रे, मैं तो सोच भी नहीं सकती कि मेरा ससुराल 150 करोड़ का इतना आलीशान होगा। अरे अब सोचना क्या है, रोज खुली आंखों से देखो और उसे स्वीकार करो। तुम इस घर की बड़ी बहू हो। हाँ भाभी। थोड़ी देर में हेलीकॉप्टर नीचे उतरता है, जहां जहां 50 नौकर उसके स्वागत के लिए खड़े थे। जैसी अंबिका आगे चलती है, उस पर गुलाब की पंखुड़ियों की बरसात हो जाती है। फिर इक्के, शंख और ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं। ऋषभ, मुझे तो ऐसा लग रहा है किसी महारानी का स्वागत कर रहे हैं। अरे 150 करोड़ की मालकिन क्या महारानी नहीं है? आओ बहू। फिर अंबिका चौखट पर पहुंचती है, जहां सास हीरे की थाल लेकर आरती के लिए खड़ी होती है। बाप रे, माँ जी, मेरे लिए इतना सब करने की जरूरत नहीं है। अरे बहू, तुम हमारे घर की लक्ष्मी हो। तुम्हारा स्वागत भी हेलीकॉप्टर से हुआ है। अब फीका फीका स्वागत थोड़ी कर सकते हैं हम तुम्हारा। अरे तो सुपरमैन वाली आंटी है, अब तो और मजा आ जाएगा। गरीब आ गई हमारे घर में। पिक्की भास्कर और टिंकू बेटा, ये तुम्हारी मामी है, आंटी नहीं। अच्छा मामी, नमस्ते मामी। अब तो हम रोज खेलेंगे। मैं गर्मियों की छुट्टी में अपने नाना के घर पर रुका हूँ। ठीक है बेटा। जाओ बहू, अब तुम आराम कर लो। रोबोट 21, ऋषभ के कमरे में ठंडा केसर का दूध पहुंचाओ। कमांड एक्सेप्टेड। अंबिका घर के अंदर आती है तो इटालियन मार्बल, क्रिस्टल झूमर, गोल्डन सीढ़ियां, प्राइवेट थिएटर, मंदिर में सोने की घंटियां और बहुत कुछ देखने के बाद अपने कमरे में जाती है। ऋषभ जी, तो ऐसा लगता है जैसे मैं किसी स्वर्ग में पहुंच गई हूँ। अरे बस करो, कितनी तारीफ करोगे, आराम करो। तब अंबिका भी आराम करती है। लग्जरी बेड पर उसे सुकून वाली नींद आती है। अगले दिन अपने ससुराल में नई नवेली बहू की तरह तैयार होकर मॉड्यूलर किचन में खाना बनाती है, जहां रोबोट और कई नौकर उसकी मदद करते हैं और फिर सब उसके हाथ का खाना खाकर खुश होते हैं, अनेक उपहार देते हैं। बहुत बढ़िया बहू, बहुत अच्छा खाना बनाया तुमने। हाँ बहू, तुम्हें अपना तोहफा तो पसंद आया ना? हाँ माँ जी। माँ, इतनी तारीफ करके इसे चने के झाड़ पर मत चढ़ाइए। अरे बस करो ना दीदी, मुझे पता है धीरे धीरे आप भी अंबिका को एक्सेप्ट कर लोगे। मामी, मामी आप मुझे अपने हाथ से खाना खिलाओ ना, और मेरे साथ खेलोगे ना? टिंकू महाराज, क्यों नहीं, ये लो चॉकलेट दूध पी लो। अंबिका टिंकू को अपने हाथ से खाना भी खिला देती है और उसके साथ खेलती भी है। वहीं ऋषभ भी बॉडीगार्ड से कहकर कोई सस्ता लोन दिलवाकर बनवारी की आम के जूस की दुकान खुलवा देता है, जिससे कि उसकी बहुत बिक्री हो। और वाकई में कुछ ही दिनों में उसकी बिक्री होने लगती है, जिससे ऋषभ को भी उसके मायके के खर्च चलने का संतोष रहता है। पर वो अंबिका को कुछ नहीं बताता। वहीं अंबिका भी अपने ससुराल में खुश थी, सास ससुर का ख्याल रखती है, नौकरों की भी मदद करती है, लेकिन उसकी वाहवाही से पिंकी बिल्कुल भी खुश नहीं होती। इसलिए वो उसके कमरे में अपना एक्सपेंसिव हार छुपा देती है। अब देखती हूँ मेरे डायमंड नेकलेस के इल्जाम से ये कैसे बचती है। शाम को पार्टी में जाने के लिए सब तैयार होते हैं, लेकिन पिंकी तमाशा कर देती है। मम्मी पापा, मुझे नहीं जाना किसी पार्टी में। मेरा डायमंड नेकलेस चोरी हो गया है और मुझे पता है ये चोरी इसने ही की होगी। आखिर ये गरीब घर की जो है। नहीं दीदी, मैं क्यों चोरी करूंगी?
मुझे माँ जी ने इतने सारे दिए हैं, मैं अभी तक वही पहन नहीं पाई हूँ। तुम अपनी बकवास बंद करो और माँ इसका कमरा चेक कर लेते हैं। पिंकी उसके कमरे में घुसकर सामान ढूंढने की एक्टिंग करती है और फिर डायमंड का हार सामने ले आती है। देखो, मुझे पता तो था ऋषभ, तुझे इस गरीब लड़की से शादी नहीं करनी चाहिए थी। ये 150 करोड़ के घर में नौकरानी बनने के लायक भी नहीं है। दीदी आप बड़ी हो इसलिए मैं लिहाज कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है ये उसने नहीं किया। मैंने माँ जी बाबा जी नहीं किया, मैं क्यों करूंगी? मुझे पैसों का लालच नहीं है। ठीक है, अंबिका ने चोरी की है तो कमरे में लाते हुए दिख जाएगी। रोबो 21 यहाँ का कैमरा दिखाओ। तभी रोबोट 21 कमांड एक्सेप्ट करके अपनी स्क्रीन पर कमरे की फुटेज दिखाता है, जिसमें साफ साफ पिंकी नजर आती है और घर वाले शॉक्ड होते हैं। मुझे शर्म आती है पिंकी, तूने इतनी घिनौनी हरकत करी अपनी नई भाभी के साथ। दीदी आप भूल गई, इस 150 करोड़ के घर में कैमरे भी लगे हुए हैं, थोड़ी चालाकी करनी चाहिए थी आपको। इस तरह पिंकी का सबके सामने मुंह बन जाता है और कोई भी पार्टी में नहीं आता। घर के माहौल को ठीक करने के लिए ऋषभ और पीयूष फार्म हाउस जाने का प्लान बनाते हैं। मनोरमा अपनी बहू को अच्छे अच्छे कपड़ों की शॉपिंग करवाती है और फिर सब हेलीकॉप्टर में बैठकर फार्म हाउस के लिए निकल जाते हैं, जहां ऊपर से समंदर दिखता है। ऐसा नजारा तो मैंने कभी नहीं देखा ऋषभ जी। पीयूष, क्या हमारा फार्म हाउस वही है जहाँ पर छोटा सा स्विमिंग पूल दिख रहा है? भाभी आपको ऊपर से दिख रहा है, लेकिन हमारा फार्म हाउस और स्विमिंग पूल सब बड़ा है। वहां पहुंचने के बाद वो हेलीकॉप्टर से लैंड करते हैं। सच में फार्म हाउस बहुत आलीशान था। 2 दिन वो खूब मजे करते हैं, स्विमिंग पूल में घूमते हैं। अंबिका टिंकू के साथ खेलती है, ठंडा ठंडा फल खाकर वो गर्मियों का मजा लेते हैं। दूसरी तरफ तेज गर्मी की वजह से हेलीकॉप्टर से धुआं निकलने लगता है। तब अंबिका, माँ जी लगता है गर्मी की वजह से हेलीकॉप्टर में कुछ हो रहा है, धुआं निकल रहा है। इसको हमें ठीक करवा लेना चाहिए, आखिर हमें शाम को निकलना भी है। ठीक है, मैं पायलट को सर्विस के लिए बोल देती हूँ। मनोरमा पायलट को सर्विस के लिए कह देती है, लेकिन पिंकी अपने काम से पायलट को दूसरे काम से बाहर भेज देती है, जिससे हेलीकॉप्टर की रिपेयरिंग नहीं हो पाती और टिंकू खेलते खेलते हेलीकॉप्टर में बैठ जाता है। कुछ ही देर बाद वहां इतनी आग लग जाती है कि टिंकू के रोने की आवाज आती है और सब वहां पहुंचते हैं। मम्मी मम्मी बचाओ, बहुत गरम गरम लग रहा है, ताता हो रहा है, मम्मी बचाओ। टिंकू, मेरे बच्चे पे कैसे बचाओ, मुझे डर लग रहा है। जल्दी से फायर एक्सटेंशन लेकर आ। टिंकू बेटा घबराओ नहीं, मैं आ रही हूँ। पीयूष फायर एक्सटेंशन लेकर आता है। इतने में झुलसती आग में अंबिका इसी तरह चढ़कर टिंकू को बाहर लेकर आती है, जिसमें उसका पैर भी जल जाता है और मनोरमा टिंकू को गले से लगा लेती है। बेटा तू ठीक तो है ना? हाँ नानी, आज मुझे मामी ने दोबारा से सुपर वुमन बनकर बचा लिया। मम्मी तो आई नहीं। उस बेचारी का पाँव जल गया। पिंकी, तुझे शर्म है या नहीं? अपने बच्चे को बचाने के लिए भी तू उस हेलीकॉप्टर से कूद नहीं सकती थी? माँ तो न जाने क्या क्या कर देती है अपने बच्चों के लिए, लेकिन ये काम भी उसने किया जिससे तू सबसे ज्यादा नफरत करती है, अंबिका ने। मुझे एहसान मंद होना चाहिए, लेकिन अभी भी तू सुधरेगी थोड़ी और उसका ख्याल नहीं रख सकती थी। हेलीकॉप्टर खराब था। मेरी गलती है माँ, मुझे माफ कर दो। मैं टिंकू का ख्याल रख नहीं पाई और सर्विस भी मैं नहीं रोकी थी। मेरे आंखों से घमंड की पट्टी उतर गई। अंबिका, मुझे माफ कर दो। मैं हमेशा तुम्हें नीचा दिखाया, एक बार नहीं 2 बार तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई, इसके लिए शुक्रिया। दीदी, शुक्रिया कहकर जलील मत कीजिए, आखिर ये भी तो मेरा ही परिवार है। पता नहीं वहाँ मम्मी पापा कैसे होंगे मेरे आने के बाद। चिंता मत करो, वहां पर बिल्कुल ठीक है। तुम्हारे पापा अब रिक्शा नहीं चलाते, मैंने इनडायरेक्ट तुम्हें बिना बताए उनकी मदद कर दी थी, वो दुकान चलाते हैं। थैंक यू ऋषभ जी, आप बहुत अच्छे हैं। बस बस बहू, अब रोने मत लग जाना। दूसरा हेलीकॉप्टर आ रहा है, तुम्हारे घर वालों को भी हम यहाँ बुला रहे हैं। कब से मिली नहीं हो। ये सुनकर अंबिका बहुत खुश हो जाती है और दूसरे हेलीकॉप्टर से उसके माता पिता और बहन फार्म हाउस पर आते हैं और वो भी अपनी बेटी के साथ गर्मी की छुट्टियों के मजे करते हैं। दोस्तों, क्या आप भी हेलीकॉप्टर में बैठना चाहते हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताएं।